हेलो फ्रेंड्स। आज संडे है, डेट है आज की 27 सितंबर। आज एडिटोरियल तो नहीं आते हैं, लेकिन अपन एफएक्यू डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एफएक्यू दिया हुआ है, फार्म बिल्स, हु गेन्स एंड हु लॉसेस। बिल स्टेट्स एंड देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज बी इम्पैक्टेड। व्हाट डज इट मीन फॉर द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। क्या जो गवर्नमेंट ने ये जो 3 एग्रीकल्चरल रिलेटेड लॉ लेके आया है, तो क्या इससे स्टेट मार्केट प्रोड्यूस कमीशन इम्पैक्टेड होंगी, और क्या गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का मीनिंग क्या है, और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब यहाँ पे एक स्टोरी है कि द फार्मर्स हैव टेकन टू द स्ट्रीट्स। जो फार्मर्स हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये जो 3 फार्मर्स बिल हैं जो पार्लियामेंट ने लास्ट वीक पास किए हैं। और जैसे ही ये बिल प्रेसिडेंट साइन करेंगे वैसे ही ये लॉ बन जाएंगे। और पंजाब और हरियाणा में इसके लिए बंद और ऑब्जर्व किया गया विथ ब्लॉकेड रोड्स एंड मास रैलीज। रोड्स को उन्होंने ब्लॉक कर दिया और रैलीज, बहुत ही मास रैलीज की जा रही हैं। अपोजिशन पार्टीज एंड फार्मर्स ग्रुप अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हैज़ एक्सप्रेस कंसर्न दैट द लॉस कुड कॉर्पोरेटाइज एग्रीकल्चर। जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका ये कंसर्न है कि जो फार्मर्स हैं उनके साथ गलत हो रहा है, और जो लॉ है वो एग्रीकल्चर को एक कॉर्पोरेट एक्टिविटी बना देगा। कॉर्पोरेट एक्टिविटी मीन्स एग्रीकल्चर जो है वो एक कॉरपोरेट टाइप का वर्क हो जाएगा जिनको कंपनियां करेंगी। थ्रेटन द करंट मंडी नेटवर्क। इससे जो आज का जो अभी मंडी नेटवर्क चल रहा है इस लॉ के इम्प्लीमेंट होने से पहले, उस नेटवर्क को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एंड द स्टेट रेवेन्यूज़। अभी स्टेट्स जो है वो मंडी टैक्स कलेक्ट करती हैं जो कि 2 या 2.5% से लेके 8.5% तक होता है, तो वो मंडी टैक्स स्टेट्स को नहीं मिल पाएगा। तो उसकी वजह से स्टेट्स गवर्नमेंट भी उनके पास भी जो रेवेन्यू आते हैं वो थोड़े कम रहेंगे। व्हाट आर द 3 बिल्स। जो बिल्स हैं 3 वो इस बात के लिए बनाए हैं, मार्केटिंग के लिए, कैसे जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है वो कैसे उसको मार्केट किया जाता है, सोल्ड किया जाता है और स्टोर किया जाता है अक्रॉस द कंट्री। और ये बिल पहले एक ऑर्डिनेंस की तरह लेके आए थे, लेकिन ऑर्डिनेंस के साथ ये रूल होता है कि 6 मंथ में आपको ऑर्डिनेंस किसी भी हाउस से पास कराना ज़रूरी है। तो उसके बाद इनको पास करा लिया गया वॉइस वोट के साथ लोकसभा और राज्यसभा में ड्यूरिंग द डिलेड मॉनसून सेशन ऑफ द मंथ, जो अभी ख़त्म हुआ है 23 और 24 को मॉनसून सेशन एंड हुआ है। इसके बाद डिस्पाइट वॉसिफेरस ओपोजिशन प्रोटेस्ट। वॉसिफेरस मीन्स बहुत ही ज़्यादा मुखर अपोजिशन का जो प्रोटेस्ट था। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 अलाउज फार्मर्स टू। अब जो सबसे पहला बिल है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 allows farmers to sell their harvest outside the notified agricultural produce market committee। ये फार्मर्स को अलाउ करता है कि वो अपना जो भी उनका हार्वेस्ट है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी से बाहर सेल करें, मंडीज विदाउट पेइंग एनी स्टेट टैक्सेस और फीस, जिससे कि उनको मंडी में टैक्स जो लगता है वो बाहर नहीं लगेगा। The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Prices Assurance and Farm Services Bill 2020 facilitate contract farming and direct marketing। अब यहाँ जो सेकेंड बिल है वो फार्मर्स को एम्पावर करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। वो अपने किसी भी इंडस्ट्री से टाई अप कर सकते हैं, एक गांव के बहुत सारे फार्मर या एक इंडिविजुअल फार्मर की हाँ भाई
आपको अपने यहाँ पे कोई मतलब जैसे कोई ब्रेड बनाने की कंपनी है तो वो टाई अप कर सकती है फार्मर के साथ। वो कंपनी ऐसा करेगी कि मान लो कोई बहुत अच्छे क्वालिटी का वीट उगाता है कोई फार्मर, तो उससे कांटेक्ट कर लेगी कि हाँ आप जो वीट उगाओगे वो सिर्फ आप हमें बेचोगे। तो इससे कंपनी का भी फ़ायदा, किसान का भी फ़ायदा, किसान इससे डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकता है। देन नेक्स्ट है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020 regulates the production, storage, movement and sale of several major foodstuff। अब जो एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट 2020 बिल है, इसने बहुत सारी चीज़ों को सेल करने पे, उसके स्टोरेज पे, मूवमेंट पे और प्रोडक्शन पे डीरेगुलेट कर दिया है। जैसे कि फूड, अब कोई भी व्यक्ति कितना भी ग्रेन जो है वो स्टोर कर सकता है, उसको कहीं भी उसका मूवमेंट इंश्योर हो सकता है, देश के अंदर कहीं भी उसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, जिसमें कि फूड स्टफ इंक्लूडिंग सीरियल्स जो कि गेहूँ चावल वगैरह होते हैं, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स एंड ऑनियंस, एक्सेप्ट इन अ केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। मतलब कोई नेचुरल कैलेमिटी जैसे कोई पेंडेमिक कुछ भी आ जाता है, उस केस में बस ये सब नहीं कर सकते, अदरवाइज ये कर सकते हैं। द गवर्नमेंट होप्स द न्यू बिल विल प्रोवाइड फार्मर्स विथ मोर चॉइसेस। अब गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ये जो नया बिल है वो फार्मर्स को ज़्यादा चॉइस देगा, जिससे कि वो उनके पास दो दो ऑप्शन है, अब वो या तो मार्केट में सेल कर लो या मंडी में सेल करो। एज वेल एज असरिंग इन सर्ज ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और क्या होगा, इससे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी मार्केट में आ सकता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आ सकता है, प्रोसेसिंग में आ सकता है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी क्या फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा कि वो गवर्नमेंट बंद कर देगी। अब जो ज़्यादातर जो स्लोगन्स हैं, जो किसान ने स्लोगन्स यूज़ किए, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के सपोर्ट में किए कि वो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उनका मानना है कि ये जो नया बिल है इससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनका थ्रेटन हो सकता है, मतलब उसको परेशानी हो सकती है, हो सकता है गवर्नमेंट आगे आके उसको बंद कर दे। देयर आर द, अब यहाँ पे कुछ प्री सेट्स रेट होते हैं जो कि फसल की सोइंग के पहले ही गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि हाँ हम आपका जो प्रोड्यूस है वो इतने रुपए में ख़रीद लेंगे। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपका जो गेहूँ है वो 1950 रुपीज़ पर क्विंटल में परचेस करेंगे ही करेंगे। सो दीज प्राइजेज़ आर, ये जो प्राइजेज़ हैं वो गवर्नमेंट बताती है सोइंग सीज़न के पहले। सेंट्रल गवर्नमेंट परचेसेस प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर रिगार्डलेस ऑफ मार्केट रेट्स। मार्केट रेट्स कुछ भी हो जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, गवर्नमेंट की एक कमेटी होती है, वो कमेटी डिसाइड कर देती है कि क्या क्या प्राइसेस रखना चाहिए। उनका मेन ये होता है कि जिससे कि जो फार्मर्स है वो फार्मर्स को जितना उसने पैसा लगाया है इनपुट के तौर पे, उससे उसको ज़्यादा ही आउटपुट मिले। तो गवर्नमेंट 23 क्रॉप के लिए डिक्लेयर करती है एमएसपी, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सिर्फ पैडी मतलब राइस, वीट और कुछ सेलेक्ट पल्सेस ही परचेस करते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, और लगभग 6% फार्मर ही एक्चुअली अपना जो भी प्रोड्यूस है वो सेल करते हैं एमएसपी रेट पे। अब एमएसपी जो है वो कोई गवर्नमेंट के ऊपर लीगली बाइंडिंग नहीं है। वो लॉन्च किया गया था जब ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ था 1960s में, 70s में, उस समय पे फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके साथ कोई रेगुलेशन, कोई एक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं है उसके लिए। कोई लॉ ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट को ये बताए कि आपको एमएसपी हर हर क्रॉप के पहले देना ही है। वो तो गवर्नमेंट एक पॉपुलिस्ट मेजर लेके
लोगों के बारे में, किसान से इतनी सारी उनको वोट्स आती हैं, तो इस वजह से हर एक गवर्नमेंट किसान के लिए प्रोड्यूस लेने के लिए तैयार रहती है। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के जो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हैं वो पंजाब और हरियाणा में हैं, और कुछ स्टेट्स अदर स्टेट्स में भी हैं। फार्मर्स को ये डर है कि अगर ये प्राइवेट ट्रेड जो है वो टैक्स फ्री हो रहा है एपीएमसी के बाहर, तो इसकी वजह से ये जो नोटिफाइड मार्केट है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मार्केट है जहाँ पे मंडी में खरीद बिक्री होती है अनाज की, वो आगे चल के बंद हो जाएगी, विच कुड लीड टू द रिडक्शन इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। तो जब गवर्नमेंट सोचेगी, जब प्राइवेट में साल दर साल इसमें कमी आती जाएगी, ऐसा लोगों का कंसर्न है कि साल दर साल गवर्नमेंट जो प्रोक्योर कर रही है उसमें कमी आती जाएगी, और जो प्राइवेट पर्सन प्रोक्योर कर रहे हैं उसमें बढ़त आती जाएगी। तो आगे चल के क्या होगा कि उनको उनकी क्रॉप का जो रेट है वो कम से कम मिलेगा अगर प्राइवेट पर्सन परचेस करेगा तो। फार्मर्स ऑल्सो डिमांडिंग दैट एमएसपी बी मेड यूनिवर्सल। फार्मर ये डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी दोनों जगह पे होना चाहिए, मंडी में भी होना चाहिए, साथ में मंडी के बाहर भी, दोनों जगह उनको एश्योरेंस होनी चाहिए कि हाँ भाई हमें पैसे तो मिल ही जाएंगे। अगर हम मंडी में भी बेचें, अगर हम किसी व्यापारी को बाहर बेचते हैं तो वो मेरी क्रॉप एमएसपी से कम रेट पे परचेस नहीं कर सकता, और एक रेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि ये एमएसपी है, सो दैट बाय ऑल बायर्स गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के पास एक फ्लोर प्राइस होगा कि हाँ इससे नीचे मुझे परचेस नहीं करना है, और किसान के मन में भी एक मिनिमम प्राइस आएगा कि हाँ चलो अगर मंडी में मुझे नहीं बेचना है तो मैं बाहर जाके इस रेट पे बेच सकता हूँ। अब कुछ स्टेट्स में ही ऐसा क्यों है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुखर हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। मोर देन हाफ ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ wheat, paddy in the last 5 years has taken place in पंजाब एंड हरियाणा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है, मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करती है वो फूड सेफ्टी रेगुलेशन जो एक्ट लेके आए थे 2013 में, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट एफसीआई की जो गोडाउन्स हैं, मंडी से माल खरीद के एफसीआई के गोडाउन्स में रखती है, जिससे कि लोगों को सस्ते रेट पे जो राशन है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लास्ट 5 ईयर्स में उन्होंने पंजाब और हरियाणा से ज़्यादातर जो वीट और पैडी है वो उठाया, वहाँ से परचेस किया। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री डाटा, यहाँ पे ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मतलब सेंट्रल एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, मोर देन 85% ऑफ वीट एंड पैडी ग्रोन इन पंजाब। ज़्यादातर जो 85% वीट है वो, और पैडी मीन्स राइस है, वो पंजाब में ग्रो होता है, एंड 75% इन हरियाणा इज़ ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट एट एमएसपी रेट। जितना भी बीट जो है और राइस जो है वो पंजाब में प्रोड्यूस होता है, उसका 85% गवर्नमेंट परचेज करती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि फार्मर्स पूरी तरह से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है अपना प्रोड्यूस को सेल करने के लिए। अगर वो गवर्नमेंट पे डिपेंड है और अब गवर्नमेंट ये पीछे से बैकिंग हटा रही है, तो वहाँ पे उतने ट्रेडर्स नहीं हैं जो उस खाली जगह को सबस्यूम कर सकें, भर सकें। तो ये मेन कंसर्न है फार्मर्स का वहाँ पे। फार्मर्स इन दीज स्टेट फियर विदाउट एमएसपी मार्केट प्राइसेस विल फॉल। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बल्क ऑफ द प्रोड्यूस अगर 2 स्टेट से आता है तो वहाँ पे इतने ट्रेडर नहीं होंगे जो इतने सारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को परचेस कर सकें। तो मार्केट करता है वर्क डिमांड और सप्लाई पे। तो इससे क्या होगा, जो प्राइजेस हैं प्रोड्यूस के वो अचानक से प्लमिट, दे विल फॉल, और जो मार्केट के रेट हैं वो गिर जाएंगे। दीज स्टेट्स ऑल्सो, और ये जो स्टेट्स हैं इनमें बहुत ही रोबस्ट मंडी का नेटवर्क है, ठीक है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन सिस्टम है, ठीक है, कमीशन एजेंट जो हैं प्रोक्योरमेंट करते हैं, और मंडीज़ को
मंडीज तक पहुंचाने वाली रोड्स की लिंक बनी हुई है, जिससे कि विलेजेस तक, गांव तक रोड बनी हुई है। नोटिफाइड मार्केट एंड सेंटर है, जिससे कि फार्मर्स अपना प्रोड्यूस आसानी से बेच सकता है। तो जो पंजाब गवर्नमेंट है वो 6% मंडी टैक्स लगाती है। तो गवर्नमेंट का अपना कंसर्न है, फार्मर्स का जो कंसर्न था वो अपन ने देख लिया। अब गवर्नमेंट का कंसर्न ये है कि जो वो 6% अभी टैक्स लगाती है, अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ से ये बात हटा दी तो इससे उनका जो टैक्स है, इवन वो 2.5% टैक्स और लगाती है, जिससे कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट को हैंडल करने के लिए, उसमें जो भी चीज़ें उनका जो एक्सपेंस होता है उसको फुलफ़िल करने के लिए, तो उससे उनका रेवेन्यू 3,500 करोड़ रुपए होता है एनुअली। अब कुछ और कंसर्न भी हैं फार्मर्स के और स्टेट्स के। जो मेजर कंसर्न है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे आपने देखा होगा जो अकाली दल है वो, उनके जो मिनिस्टर थे हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया। एंड नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट इज़ दैट एग्रीकल्चरल फॉल्स इन द स्टेट लिस्ट। ये उनका पॉइंट वैलिड है कि एग्रीकल्चरल जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन उनका मानना है कि अगर एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है तो सेंटर को ये लॉ नहीं बनाना चाहिए अगर वो स्टेट के परव्यू में आ रहा है तो। दे आर कंसर्न अबाउट द लॉस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम मंडी टैक्सेस एंड फी। उनका दूसरा कंसर्न है कि भाई हमारा जो 8% तक, ज़्यादा से ज़्यादा 8% और कम से कम 1% जो मंडी टैक्स है वो तो इस आपके जो लॉ आपने बनाया उसकी वजह से जा रहा है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट और जो एक्टिविस्ट हैं जो पंजाब और राजस्थान में हैं, तो वो एक्सपेंड कर रहे हैं बाउंड्स टू देयर एग्रीकल्चरल APMC मंडी यार्ड टू इंश्योर दैट दे कैन कंटिन्यू कलेक्टिंग टैक्सेस ऑन ऑल एग्रीकल्चरल ट्रेड विद इन देयर स्टेट बॉर्डर्स। तो जो पंजाब है और राजस्थान है वो अलग से अपने स्टेट्स में ऐसा लॉ लेके आना चाहते हैं, जिससे कि वो अभी भी टैक्स ले सकें, भले कोई पर्सन ट्रेडर को भी क्यों ना बेचे। स्टेट्स सच एज छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा हैव ओनली सीन प्रोक्योरमेंट इंक्रीज ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। जो स्टेट्स हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उनका तो लास्ट 5 ईयर्स में ही प्रोक्योरमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो खरीदी करती है वो बढ़ा है। तो अगर आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, अगर ये वाला प्रोक्योरमेंट जो है, पैडी फार्मर्स जो हैं वो, उनके पास बहुत बड़ा उनको बूस्ट मिला इससे जो पुराना सिस्टम था, एंड फार्मर्स फियर्स देयर न्यूली एश्योर्ड इनकम आर एट स्टेक। अब आप ये भी सोच सकते हैं ना, इधर पे जो उड़ीसा है और जो आपका छत्तीसगढ़ है वो इतने डेवलप नहीं है, वहाँ पे ट्रेडर्स इतने डेवलप नहीं हैं कि वो ये सारी चीज़ें परचेस करें। अगर गवर्नमेंट परचेस कर रही है तो फार्मर को ये अश्योरिटी रहती है कि हाँ गवर्नमेंट परचेस करने के लिए है। द मेजॉरिटी ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ऑलरेडी हैपन आउटसाइड द मंडी नेटवर्क। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग अभी भी होती है वो मंडी के बाहर होती है, विथ ओनली 7,000 APMC मार्केट ऑपरेटिंग अक्रॉस द कंट्री। 7,000 मंडी हैं। आप जहाँ पे भी रहते हैं उसके आसपास एक ना एक मंडी होगी जहाँ पे प्रोक्योरमेंट की जाती होगी। बिहार, केरला एंड मणिपुर डू नॉट फॉलो द APMC सिस्टम एट ऑल। तो जो बिहार है, केरला है, मणिपुर है, वो APMC सिस्टम को फॉलो नहीं करते। तो वहाँ पे क्या होता है, मोस्ट जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो लोकल मंडी में ही खरीद लेते हैं। द रिमूवल ऑफ स्टॉक लिमिट एंड फैसिलिटेशन ऑफ बल्क परचेसेस एंड स्टोरेज थ्रू द अमेंडमेंट टू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट could bring large corporate players into agricultural space। अब यहाँ पे कंसर्न एक और भी है कि अभी तक जो कुछ लिमिट्स होती थी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बेसिस पे कि हाँ इतने से ज़्यादा कोई स्टोर नहीं कर सकता, इतने से ज़्यादा कोई बेच नहीं सकता, तो ये इन चीज़ों के ऊपर से जो लिमिट हटा दी गई है, तो इसकी वजह से जो लार्ज कॉरपोरेट्स हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं से, वो अब मार्केट में आ जाएंगे, जिससे कि वो
ऐसा तो है वो मच नीडेड जो भी इन्वेस्टमेंट है वो लेके आएंगे, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, जो अभी लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो छोटा किसान है वो भी जाके अपना मंडी में बेच सकता है, एक बड़ा किसान है वो भी बेच सकता है, तो उसके केस में यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी और वो अपनी उतनी बार्गेनिंग पावर के साथ बार्गेन नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद एक सेकेंड अपने पास जो टॉपिक है वो है वेयर आर द फंड्स कलेक्टेड थ्रू सेस पार्क्ड। अब जो सेस होता है वो एक गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी चीज़ है जैसे कि जो टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसके ऊपर कोई उपकर गवर्नमेंट ले सकती है, उसको सेस बोला जाता है। अब यहाँ पे स्टोरी ये आ रही है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने अपनी जो लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की है गवर्नमेंट को, उन्होंने उसमें बताया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मोर देन 1.1 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो रखे हुए हैं, जो कि उनको वहाँ पे नहीं रखने थे। गवर्नमेंट ने 2.75 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं 2018-19 में, बहुत सारे जो सेस लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। करंटली सेंट्रल गवर्नमेंट 7 सेस लगाती है, 7 सेस लेती है, 7 उपकर लेती है, अभी अपन आगे देखेंगे उनको। The CAG found this objectionable since cess collection are supposed to be transferred to specified reserve fund that Parliament has approved for each of these levies। अब जब भी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कोई बिल लेके आती है कि ये पर्टिकुलर सेस लगाया जा रहा है, तो उसके लिए वो सेस कलेक्शन फ़ंड भी बनाती है, क्योंकि सेस जो है वो कोई एक स्पेशल पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे कि एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, टोबैको प्रोडक्ट्स को प्रोहिबिट करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर लगाया जा रहा है तो जो सेस कलेक्शन है वो उनके जो फंड बनाया गया है उस फंड में जाना चाहिए, जिससे कि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ हो सके। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको CFI मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा, ये मेन कंसर्न है। The nation highest auditor also found that over 1.2 lakh crore collected as cess on crude oil over the last decade had not been transferred to the designated reserve fund। अब गवर्नमेंट ने पिछले एक दशक में लास्ट डिकेड में 1.24 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं सेस से, जो कि उनको क्रूड ऑयल के ऊपर सेस लगा के मिले हैं, बट वो उन्होंने जो भी रिजर्व फंड बनाया था उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड बनाया था, तो उन्होंने वो वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया एंड उसको वो अपने CFI मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही रखे हुए हैं। जैसे कि और उसी के साथ साथ जो गुड्स एंड सर्विसेज कंपनसेशन सेस है वॉज ऑल्सो शॉर्ट क्रेडिटेड टू द रिलेवेंट रिजर्व्स। अब गुड्स एंड सर्विसेज कंपनसेशन सेस क्या है, जब 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेके आ रही थी, तो मेजर स्टेट्स का ये कंसर्न है कि आप हमें जो भी हम इनडायरेक्ट टैक्स पर लगाते हैं आपने हमसे पूरे वो पावर छीन लिए हैं, तो अगर हमारे टैक्स कलेक्शन में कुछ कमी होती है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, हु विल फुलफिल दैट। तो उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको एश्योरेंस देते हुए ये एश्योर किया था कि हम एक सेस लगा रहे हैं और वो सेस से जो भी कलेक्शन होगा उससे आपके जो कंपनसेशन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा टिल 5 ईयर्स। ठीक है, अगले 5 साल तक 2022 तक आपको ये जो पैसे हैं वो दिए जाएंगे। बट गवर्नमेंट ने पिछले 47,272 करोड़ 2 ईयर्स में, एक साल में 40,000 करोड़ समथिंग, एक साल में 6,000 करोड़ समथिंग अभी भी गवर्नमेंट के पास हैं और वहाँ पे उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किए हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना था। अब यहाँ पे इन्होंने बताया व्हाट इज सेस, द यूनियन गवर्नमेंट इज़ एम्पावर्ड टू रेज रेवेन्यू थ्रू अ गैमट ऑफ लेवीज। यूनियन गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है कि आप टैक्स को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, दोनों तरह के टैक्सेस हो सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं। अब सरचार्ज होता है
फीस होती है और सेस होता है। जो डायरेक्ट टैक्स है जैसे कि इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, जहाँ पे टैक्स जो है वो रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट को, और वो गवर्नमेंट कोई भी जो पब्लिक पर्पसेस के लिए है इन एनी मैनर, जिसके लिए वो चाहे, कोई उसको रोड बनानी है, कोई एजुकेशन सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, जितने भी सेक्टर हैं सब में खर्च कर सकती है जैसा कि वो अच्छा माने नेशन के भलाई के लिए। अब लेकिन जो सेस है वो एक एयर मार्क टैक्स है दैट इज़ कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। सेस जो है वो टैक्स के जैसा नहीं है। सेस क्या है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट जनता के ऊपर लगाती है। एवरी सेस इज कलेक्टेड आफ्टर पार्लियामेंट हैज़ ऑथोराइज्ड इट्स क्रिएशन थ्रू एन एनेबलिंग लेजिस्लेशन। हर एक सेस गवर्नमेंट कब लगाती है, जब पार्लियामेंट उसको पास कर देता है कि हाँ ये सेस इस पर्पस के लिए लगाना है। आर्टिकल 270 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 270 है, वो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो सेस लगा सकती है, जो कि सेस जो है वो गवर्नमेंट के डिविजिबल पूल में नहीं आता है। जो गवर्नमेंट है वो अपना जो टैक्स, उसको जितना भी टैक्स मिलता है वो टैक्स गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। टैक्स का 42% गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। वो उसमें गवर्नमेंट बाध्य नहीं है सेस देने के लिए। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हाउ मैनी सेसेस डज गवर्नमेंट लेवी। अब गवर्नमेंट कितने सेस लगाती है, तो यहाँ पे सेस एंड सरचार्ज कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस एंड रिफॉर्म रिपोर्ट सिंस 1944 में ये बताया गया है कि ये बनाई है रिपोर्ट किसने, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी इन अगस्त 2018 सबमिटेड टू 15th फाइनेंस कमीशन। उसने बताया कि 42 सेसेस लेबी किए गए हैं 1944 से। तो जो फर्स्ट सेस जो लेबी किया गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट करते थे, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को सोच के वो टैक्स लगाते थे कि हाँ हमें इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना है, तो इसके बेसिस पे टैक्स लगा देते हैं, जैसे कि सॉल्ट सेस, टी सेस एंड और जो उनका एम होता था वो नॉर्मली उनमें काम करने वाले जो लेबर हैं उनका वेलफेयर वो लोग इंश्योर करना चाहते थे। सम सेसेस दैट exemplified that thrust were the iron ore mine labor welfare cess, limestone dolomite mine labor welfare cess, and sign worker welfare cess introduced in the 1981. अब the introduction of GST in 2017 में जब GST इंट्रोड्यूस किया गया तो उसने सारे जो टैक्सेस हैं उससे तो डन अवे कर लिया, साथ में जो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको तो हटा दिया, साथ में इन्होंने सेसेस को हटा दिया और सिर्फ 7 सेसेस अभी कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है सेस ऑन एक्सपोर्ट्स, सेस ऑन क्रूड ऑयल, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी एंड ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स एंड द जीएसटी कंपनसेशन टैक्स। तो इस तरह से टोटल 7 सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और फरवरी में जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक नया सेस लॉन्च किया जिसको उन्होंने बोला हेल्थ सेस ऑफ 5% ऑन इम्पोर्टेड मेडिकल डिवाइसेस। अब ये न्यूज़ में क्यों है अभी करंटली, क्योंकि जो कैग है उसने फाइंड किया कि जो गवर्नमेंट है उसने 47,272 करोड़ रुपए इस वाले पूल में, ये जो यहाँ पे आपको बताया है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई फ़ंड क्रिएट किया होगा। गवर्नमेंट ने इस फंड में 47,272 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र नहीं किए और वो उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही रखे हुए है। तो जीएसटी कंपनसेशन फंड है वो वेरी फर्स्ट 2 इयर्स इम्प्लीमेंटेशन के गवर्नमेंट ने दे दिया, उसके बाद उनको कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी बचे गवर्नमेंट के पास, वो तो उनको कहाँ रखने थे, जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड में रखने थे, लेकिन उन्होंने वो वहाँ पे नहीं रखे। और यहाँ पे एक और
कंसर्न है जो राइटर यहाँ पे अपन को बता रहा है, एज द विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी रिपोर्ट ऑब्जर्व द शेयर ऑफ रेवेन्यू ऑन द सेंट्रल एनुअल टैक्स किटी, जो सेंट्रल के अलग अलग टैक्स होते हैं उसमें जो सेस का हिस्सा है वो 11.88% है। अब आपको पता है 11.88% में से स्टेट्स को कुछ मिलना है नहीं, और अगर इतना बड़ा हिस्सा वो बन चुका है सेस का, तो ये जो फिस्कल डेवोल्यूशन है, मतलब पैसे जो सेंटर से स्टेट्स तक जाते हैं उसमें स्टेट्स को अब कम हिस्सा मिलेगा, जो कि पहले होता था 6.88%। मतलब 2012-13 में जो टोटल सेस होता था वो 6.88% है, और अब वो 11.88% बन चुका है। तो ये है मेन कंसर्न। अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें।